होटल में खाना खाते समय मेरी सास से गलती से खाने की थाली जमीन पर गिर गई तो मेरे पति ने अपनी मां के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी सास रोते हुए बेटे से माफी मांगने लगी और ये देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। मेरी सास रात भर रोती रही और सुबह के समय उनका निधन हो गया। मैं भी पति को छोड़कर अपने मायके चले गए और तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। फिर जब अपना सामान लेने गई तो पति को देखकर मेरा कलेजा फटने को हुआ, क्योंकि अचानक नींद से मेरी आंख खुली और मैं घबरा कर उठ बैठी। बाहर से आ रही शोरगुल की आवाज़ें असामान्य थीं। मैं तुरंत बिस्तर से उठकर बाहर की ओर दौड़ी। आवाज़ें मेरी सास के कमरे से आ रही थीं। मैं उनके कमरे के दरवाजे पर रुककर अंदर की स्थिति का अंदाजा लगाने लगी। अंदर का दृश्य मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मेरा पति अपनी माँ के बाल पकड़कर उन्हें न जाने क्या धमकियाँ दे रहा था। मैं आंखें फाड़े ये दृश्य देखती रही। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। मेरी सास रोती हुई हालत में खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरी आवाज़ कुछ हद तक लौट आई, आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए इन्हें। मैंने अपनी सास को छुड़ाने की कोशिश की तो मेरे पति ने झटके से उनके बाल छोड़ दिए और एक गंदी गाली देकर गुस्से में चीजों को ठोकर मारते हुए तेजी से बाहर चला गया। मेरी सास ने रोते हुए मेरा बाजू पकड़ लिया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उनकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। मैं हैरान थी कि कोई अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। मैंने अपनी सास को ढाढ़स बंधाया और तुरंत अपने पति की तलाश में बाहर निकल आई ताकि उससे इस बारे में बात कर सकूं। लेकिन वो घर से बाहर जा चुका था। मैं हैरान परेशान चूल्हे के सामने खड़ी सोच में डूबी हुई थी। वो दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। मुझे अपने पति का यह व्यवहार किसी भी तरह स्वीकार नहीं हो रहा था। मैं गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर अपनी सास के लिए ले गई। उनके गालों पर लुढ़कते आंसू देखकर मेरा दिल दर्द से भर गया। आप नाश्ता कर लीजिए। मैंने आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछे और नाश्ता उनके सामने रख दिया। वो चुपचाप एक एक निवाला मुंह में डालने लगी। मैं तेजी से उठकर बाहर निकल आई क्योंकि मेरी अपनी आंखों से आंसू बहने वाले थे। मैं कमरे में टहलते हुए अपने पति के इंतजार में थी। जब तक उससे बात न कर लूं मुझे चैन नहीं आने वाला था। मेरा नाम सुमित्रा है। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे अच्छे परिवार से संबंध रखते थे। वे दोनों ही समझदार और सुलझे हुए थे। पिताजी को जहाँ पारिवारिक इज्जत की बहुत चिंता रहती थी, वहाँ माँ से सलीका और सज्जनता कूट कूट कर उनमें भरी हुई थी। हम जरूर गरीब थे लेकिन आत्मसम्मानी थे। पिताजी ने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की कि हम भाई बहनों को न सिर्फ पाला पोसा बल्कि अच्छी शिक्षा भी दिलवाई, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और न ही अपने हालात पर का रोना रोया। चाहे घर में हमने चटनी रोटी खाई हो या कभी सिर्फ पानी से पेट भरा हो, माँ ने कभी अपने मायके वालों के सामने भी कभी स्थिति का जिक्र नहीं किया। माँ का कहना था कि अपनी स्थिति किसी को बताने का मतलब है कि आप उनसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए कभी अपने खराब हालात किसी से मत कहना, बल्कि मेहनत करके अपनी स्थिति बदलने की कोशिश करना चाहिए। माँ बाप की ईमानदारी और रहन सहन देखकर हम सब भाई बहनों का स्वभाव भी वैसा ही हो गया था। उन्हें झूठ बोलना और गलत काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए हम कभी भी उनके सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। माँ ने हमारी परवरिश बहुत अच्छे मूल्यों पर की थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी, इसीलिए माँ की समझदारी मुझ में आ गई थी। स्कूल से आने के बाद मैं माँ के घर के कामों में मदद करती और छोटे भाई बहनों को पढ़ाती। माँ मुझसे बहुत खुश रहती थी क्योंकि मैं उनकी आज्ञाकारी बेटी थी और ये सब मैंने माँ बाप से ही सीखा था। माँ बाप खुद भले ही पढ़े लिखे ना थे, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ, उन्होंने हमारी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया और हम सभी भाई बहन हर साल अच्छे अंकों से पास होते। परिवार में किसी को मालूम नहीं था कि हमारे घर की स्थिति क्या है। हम सब हमें संपन्न समझते थे, जबकि महीने का खर्च माँ कितनी मुश्किल से चलाती थी इसका अंदाजा मुझे भली भांति था। मैंने जब इंटरमीडिएट FF के पास किया तो माँ बाप की अनुमति से पास के एक स्कूल में नौकरी कर ली। माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूँ। उनका कहना था कि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मगर मैं देख रही थी कि जैसे जैसे भाई बहन बड़े हो रहे थे, घर की ज़रूरतें और खर्चे बढ़ते जा रहे थे। इसलिए मैं चाहती थी कि पिताजी का सहारा बनूँ। पिताजी की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, फिर भी वो बिना परवाह किए मेहनत करते रहते थे। माँ भी घर में छोटे मोटे काम करके कुछ अतिरिक्त कमाई कर लेती थी, मगर ये कमाई हमारे बढ़ते घरेलू खर्च के लिए काफ़ी नहीं थी। ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत थी और इसके लिए भी मुझे ही आगे आना पड़ा, क्योंकि मेरा भाई घर में सबसे छोटा था। फिलहाल उससे इस जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मैंने निश्चय किया कि मैं पिता का बेटा बनकर दिखाऊंगा। माँ ने मेरी जिद देखकर मुझे अनुमति दे दी। मैंने पास के स्कूल में नौकरी कर ली। मेरी तनख्वाह ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन कुछ भी न होने से बेहतर थी। उस तनख्वाह से मैं कुछ अतिरिक्त घरेलू आवश्यकताएं पूरी कर लेती थी। जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह पिता को देने की कोशिश की तो उन्हें साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि बेटी के पैसे हाथ में नहीं ले सकते। यही बात माँ ने भी कही। उन्होंने कहा कि तुम ये पैसे अपनी शादी के लिए जोड़ लो, हमारे पास इतना नहीं है कि हम तुम्हें अच्छा दहेज दे सकें। तुम अपनी इच्छा से अपनी ज़रूरी चीज़ें ले लिया करो। मैंने कुछ पैसों की सीमित डाल दी और बाकी पैसे घर के अतिरिक्त खर्चों में लगा दिए।
घर के मामलों में माँ पिता का हाथ बटाने की यह मेरी छोटी सी कोशिश थी। मैं अक्सर अपने भाई बहनों की फरमाइशें पूरी कर दिया करती और अगर घर के लिए कोई सामान्य जरूरत होती तो मैं अपने छोटे भाई से मंगवा लिया करती थी। मैं खुश थी कि मैं अपने पिता का सहारा बन रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ी थी, बल्कि नौकरी के साथ साथ अपनी शिक्षा भी जारी रखी हुई थी। मेरा इरादा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी अच्छे स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन करूं, ताकि मेरी तनख्वाह बढ़ सके। जब मैंने बीए पूरा किया तो वो नौकरी छोड़कर एक दूसरे स्कूल में नौकरी कर ली। ये स्कूल पहले वाले से कुछ बेहतर था और यहाँ सीखने के कई मौके थे, साथ ही तनख्वाह भी अच्छी थी। मैं स्कूल में अपने काम से काम रखती थी, क्योंकि मैं मेहनती थी, इसीलिए जल्द ही प्रिंसिपल की नज़रों में आ गई। वो मेरे काम की बहुत सराहना करती। बच्चे भी मुझे पसंद करने लगे, क्योंकि मैं उन्हें दिल से पढ़ाया करती थी। मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं डांटा, फिर भी वे मेरे विषय में मन लगाकर पढ़ते और अच्छे अंक लाया करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल मुझसे बहुत खुश थे, इसीलिए उन्होंने मुझे जल्दी पदोन्नति दी और मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी। मैं खुश थी और रात के समय अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थी। मेरी किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं थी और मैं अपनी दुनिया में मगन रहती थी। आप क्या सारा दिन काम में ही मगन रहती हैं या कुछ खाती पीती भी हैं? मैं धूप में बैठकर स्कूल के बच्चों की कॉपियां जांच रही थी, तभी मुझे अपने पीछे पुरुष स्वर सुनाई दिया। तो मैंने चौंक कर देखा। वो कोई युवक था जो मुझे खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं उसे नहीं जानती थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पास रखी बड़ी कुर्सी की ओर इशारा किया तो मैंने अक्षर से सिर घुमाकर देखा। सभी अध्यापक आसपास बैठे हुए अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मैंने उलझन ने पूछा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। कमाल है, आप मुझे नहीं पहचानती। मेरा नाम विराट है। स्कूल में नौकरी करते हुए आज मेरा तीसरा दिन है और आप मुझे जानती ही नहीं। वो शरारत से बोला तो मैं चौंक गई। अभी कुछ दिन पहले ही एक शिक्षिका स्कूल छोड़कर गई थी, शायद वो उन्हीं की जगह आया था। ओह अच्छा, मुझे पता नहीं चला, मैंने धीरे से कहा और उसे बैठने का इशारा किया। वो मुझे कुछ दूरी पर बैठा। मैं दोबारा अपनी कॉपियां जांच में व्यस्त हो गया, लेकिन शायद उसे बोलना पसंद था। काम के दौरान वो लगातार बोलता रहा और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो अपने घर का इकलौता बेटा था, जबकि उसकी बीमार माँ उसी पर निर्भर थी। उसके पिता का भी कुछ समय पहले निधन हो गया था। उसका कहना था कि ये स्कूल उसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो आगे जाकर धार्मिक संस्था में जाना चाहता है। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। मुझे उसमें या उसकी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि मेरे काम में देर हो रही है। मुझे अभी एक और कक्षा की कॉपियां भी जांचनी थी। मैं चुपचाप उनकी बातों पर सिर हिलाती रही और अपने काम में व्यस्त रही। मुझे नौकरी करते हुए 2 से 3 साल हो चुके थे। माँ और पिताजी को मेरी शादी की चिंता थी, जबकि मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं पिताजी का सहारा बनी हुई थी और यही चाहती थी कि अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करूं और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाऊं। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, जबकि मेरी बहन अब कॉलेज में पहुंच चुकी थी और मैं उसके खर्च उठाने में मदद कर रही थी। अगर मेरी शादी हो जाती तो मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ती और मैं अपने भाई बहनों का सहारा कैसे बनती। माँ और पिताजी रोज मुझे समझाने की कोशिश करते कि बेटियों को ज़्यादा देर तक घर में नहीं बैठाया जा सकता, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते। माँ पिताजी की नज़र में कुछ रिश्ते मौजूद थे, लेकिन वे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि लड़के ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास कोई अच्छी नौकरी थी। गरीब के घर का रिश्ता लाने से पहले भी लोग कई बार सोचते हैं। जो लोग आते हैं वे इस नियत से आते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी नौकरी करूं और लड़के तथा उनके घर वालों का सहारा बनूं। अगर मुझे सहारा ही बनना था तो मैं अपने माँ बाप का क्यों ना बनती। अपनी शादी के बाद ससुराल का सहारा क्यों बनती। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मेरे साथ सच्चा हो और जिसे मेरी नौकरी की ज़रूरत ना हो। जब मैंने पिताजी को अपनी बात समझाई तो वे समझ गए। वे मेरी मर्जी के बिना ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहते थे। और एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटी तो घर में कुछ अजीब सी हलचल थी। क्या बात है माँ, क्या कुछ खास मेहमान आ रहे हैं? मैंने जब किचन में खाने की खास तैयारी देखी तो पूछा। हाँ, तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आ रहे हैं। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि अब ये कौन से रिश्तेदार हैं। हालांकि मैंने माँ को पहले ही अपनी पसंद के बारे में बता दिया था। माँ, मैंने आपको बताया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। आज स्कूल में मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई थी और अब ये मेहमानों का झंझट मुझे उलझन में डालने लगा। माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मेहमानों के सामने नहीं आऊँगी, आप ही खुद संभाल लीजिएगा। मैंने माँ से कहा तो वो हैरानी से मुंह खोलकर मुझे देखने लगी। लेकिन इस बार तुम्हारी पसंद का रिश्ता आया है, क्या अब भी तुम्हें आपत्ति है? माँ की बात सुनकर मैं चौंक गई। माँ, मेरी पसंद का कौन सा रिश्ता आ गया है? मैंने उलझन भरे लहजे में पूछा। तुम्हारे स्कूल में जो सहायक शिक्षक था, विराट नाम है उसका, उसकी माँ ने आज फ़ोन पर मुझसे बात की थी। वो तुम्हें पसंद करने लगा है और तुमसे विवाह की इच्छा रखता है। आजकल वो किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है। माँ ने मुझे पूरी बात बताई तो मैं हैरान होकर माँ को देखने लगी। विराट? वो तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए हमारे स्कूल में कार्यरत रहा था। उसे नौकरी छोड़े हुए भी 1 साल से अधिक समय हो चुका था और अब उसने मुझे याद किया था। लेकिन माँ, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। मैं बिना बात किए अपराधिनी सी बन गई। न जाने माँ क्या सोच रही होगी। मैंने तुरंत माँ को सफाई दी। हाँ, उसकी माँ ने बताया कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है, मगर वो तुम्हारी इज्जत करता है और तुम्हें पसंद करता है। अगर वो पढ़ा लिखा और समझदार है और उसकी अच्छी नौकरी भी है तो फिर हमें इस रिश्ते पर क्या
आपत्ति हो सकती है। तुम जानती ही हो कि मैं और तुम्हारे पिताजी छोटी सोच नहीं रखते, इसीलिए हम उसे घर बुलाकर देख लेते हैं। अगर हमें उपयुक्त लगा तो हम अवश्य बात आगे बढ़ाएंगे। माँ ने बात स्पष्ट कर दी तो मुझे भी बात समझ में आ गई। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, लेकिन मैं लगातार विराट के बारे में सोच रही थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि कब मैं उसके दिल को भा गई। ना तो उसने कभी अपनी पसंद जाहिर की और ना ही मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो कुछ समय हमारे स्कूल में कार्यरत रहा था। उसने एक दो बार मुझसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त रहती थी और उसे सिर्फ हूँ या सिर हिलाकर जवाब देती थी। शायद उसे मेरी यही बात पसंद आ गई थी कि मैंने उसे जरा भी महत्व नहीं दिया था और ना ही मैं बाकी किसी शिक्षक से घुलती मिलती थी। खैर जो भी था, अब मेरी किस्मत का निर्णय माँ और पिताजी के फैसले पर निर्भर था। माँ को विराट का रिश्ता पसंद आ गया। उसके पीछे एक माँ के सिवा और कोई ना था। वैसे मुझे पूरे ससुराल से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन विराट की सादगी माँ और पिताजी को बहुत पसंद आई थी। वो बेहद सब इंसान था और एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। पिताजी ने मेरी नौकरी के बारे में भी उससे खुलकर बात की थी। उसने मेरे काम करने या न करने का पूरा अधिकार मुझे दे दिया था। माँ और पिताजी दोनों ही उसकी बातों से प्रभावित हो गए थे। वैसे भी वो देखने में अच्छा खासा था और उसकी माँ अत्यंत मासूम और सरल स्वभाव की महिला थी। माँ पिताजी को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं विराट को स्वीकार कर लूं। मुझे भी विराट से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन माँ पिताजी को छोड़कर जाना और छोटे भाइयों की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना मुझे मंजूर नहीं था। मैंने माँ पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी ममता और जिम्मेदारी का भाव मुझ पर भारी पड़ गया। उनके लिए अपनी बेटी को सम्मान और प्यार के साथ विदा करना सबसे महत्वपूर्ण था और मैं अपनी जिद से उनकी खुशी में रुकावट नहीं डालना चाहती थी। मैंने अपनी इच्छाओं को एक ओर रखकर माँ पिताजी की बात मान ली और उन्होंने विराट के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने अपनी समिति के पैसे जमा कर रखे थे, इसलिए शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पिताजी ने भी कभी अपने कुछ दोस्तों से कर्ज लिया ताकि शादी का दायित्व उन्हें अच्छे से निभाया जा सके। मैं नहीं चाहती थी कि शादी में कोई शोरगुल हो या फिजूल खर्चा हो जिससे माँ और पिताजी परेशान हो, इसीलिए मैंने शादी के लिए केवल आवश्यक और सीमित चीजें खरीदी। विराट और उसकी माँ ने तो ना तो दहेज की मांग कर रखी थी, ना ही किसी विशेष चीज की इच्छा जताई। उन्होंने हर मामले में हमारा पूरा साथ दिया और शादी से जुड़ी किसी भी बात को हमारे लिए समस्या नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी तरफ से बारात में भी बहुत कम लोग लाए थे। माँ और पिताजी तो पहले ही विराट की शराफत से खुश थे, अब वे उसके फैसले और समझदारी के भी प्रशंसक हो गए थे। इस तरह मैं विदा होकर विराट के साथ उनके घर आ गई, जहाँ एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपने ससुराल में व्यवहारिक जीवन की शुरुआत कर दी थी। मैंने स्कूल की नौकरी शादी से कुछ समय पहले ही छोड़ दी थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर पर ध्यान दूं और जब आवश्यकता ही नहीं थी तो नौकरी की व्यर्थ भागदौड़ में क्यों पड़ूं। मेरी सास का व्यवहार मेरे पति प्रति बहुत अच्छा था और विराट का बर्ताव भी बहुत स्नेहपूर्वक था। उन्होंने पहले दिन मुझसे अपने पसंद होने का इजहार कर दिया था। विराट ने बताया कि वे मुझे पहली नज़र में पसंद कर बैठे थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे सामने अपनी पसंद जाहिर नहीं की थी, क्योंकि वे समझ गए थे कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी की बातों में आ जाए। इसलिए उन्होंने यही तय कर लिया कि जब भी शादी का अवसर आएगा वे अपनी माँ का रिश्ता लेकर भेजेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने पति के मुँह से सुनकर मुझे भी वो पसंद करते थे, मैं खुशी से फूली नहीं समाई। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। विराट ने मुझे पाने के लिए एक उचित और सम्मानजनक रास्ता अपनाया। अगर वे मुझसे दोस्ती की इच्छा रखते या अपनी पसंद का सीधा इजहार करते तो शायद मैं उन्हें अवसर नहीं देती और हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाती। लेकिन उन्होंने जिस समझदारी और तरीके से अपने भावनाओं का इजहार किया उसने मुझे भी प्रभावित कर दिया था, और इस तरह मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। मेरी शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि मैंने अपने पति को अपनी माँ पर हाथ उठाते देखा। ये दृश्य मेरे लिए बिल्कुल असहनीय था। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि विराट ऐसा इंसान हो सकता है जो अपनी माँ पर हाथ उठा दे। मैं हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैंने विराट से बात करने की कोशिश की। माँ पर हाथ उठाना तो दूर, उनसे ऊंची आवाज में बात करना भी गलत है। तुम तो पढ़े लिखे और समझदार हो, माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो। लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे के कोई संकेत नहीं थे, उल्टा वो मुझे ही जवाब देने लगा, मगर उसकी बातों में कोई दम नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि उसने अपनी माँ पर हाथ उठाया, और विराट के पास इसका कोई ठोस कारण भी नहीं था। उसने कहा मेरी माँ अनपढ़ है। उसके इन शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। क्या माँ बाप को सिर्फ उनके अनपढ़ होने की वजह से अपमानित किया जा सकता है? मैंने अपने माता पिता भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी के तौर तरीके और समझदारी सिखाई थी। माँ बाप का अनुभव और त्याग ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा होती है। ये बात मैं विराट को चाहकर भी समझा नहीं पा रही थी। मुझे एहसास हो गया था कि विराट को समझाना बेकार है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। मैंने उसे समझाने की जिम्मेदारी निभाई और कहा कि वो आगे कभी अपनी माँ पर हाथ न उठाए। माँ की महत्ता और उनके दर्जे का उसे एहसास होना चाहिए। मैंने उसे उदाहरण देकर भी समझाया और भगवान के प्रकोप से डराया। मैं नहीं चाहती थी कि ये दोबारा ऐसी हरकत करे।
ये घटना के बाद विराट की इज्जत मेरे दिल में कम हो गई थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं विराट को दोबारा ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी कि वो अपनी माँ पर हाथ उठाए। मैं अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देती थी। मैंने जल्दी ही घर का सारा काम संभाल लिया था। काम करने की मुझे शुरू से ही आदत थी। मैं अपने माँ बाप का भी बहुत ध्यान रखती थी और अब मेरी सास ही मेरी माँ थी। वैसे भी मेरे पति का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था, इसीलिए मेरी सारी सहानुभूति अपनी सास के साथ थी। मैंने अपनी सास के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया ताकि जान सकूं कि आखिर मेरे पति उनसे नाराज क्यों हैं। लेकिन मैंने उनके व्यवहार में कोई ऐसी बात नहीं पाई जिनकी वजह से मेरे प्रति उनके साथ बदतमीजी करते। जब भी मुझे अवसर मिलता मैं विराट को समझाती। समय के साथ उसका व्यवहार थोड़ा बेहतर हो गया था। अब वो अपनी माँ से बहुत कम बात करता था और जब बात ही नहीं करता तो मारपीट की नौबत भी नहीं आती थी। मैं दिल से उसे माफ़ नहीं कर पाई थी। वो दृश्य जब भी याद आता मुझे विराट से दूरी महसूस होती और मैं चाहती थी कि वो मुझसे दूर रहे, लेकिन फिर मुझे वो पल भूलना पड़ता। आखिर वो मेरे पति थे और मैं अपने रिश्ते से मुँह कैसे मोड़ सकती थी। मैंने इस बात का जिक्र अभी तक माँ पिताजी से नहीं किया था। मैं नहीं चाहती थी कि अपने पति की बुराइयाँ सबके सामने बताऊँ। वैसे भी माँ ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया था, इसीलिए मैंने चुप्पी और सब्र से अपने पति की इतनी बड़ी गलती सहन कर ली और घर के माहौल को खुशहाल बनाए रखने की कोशिश करती रही। मगर मेरी सारी कोशिशें बेकार चली गई। मैंने कहा, माँ आप भी हमारे साथ आकर चाय पी लीजिए। मैंने चाय का कप उठाया और अपनी सास के कमरे में गई तो उन्हें उदास बैठा पाया। मैंने उन्हें बाहर आने को कहा ताकि वो हमारे साथ बैठकर चाय पी सकें। वो थोड़ी ही देर में आ गए और विराट का मूड आज बहुत अच्छा था। वो खुशमिजाज ढंग से बातें कर रहा था। मुझे संतोष हुआ कि आज उसका व्यवहार अपनी माँ के साथ अच्छा है। उन्होंने कहा, मैं दुआ करती हूँ कि भगवान तुम्हें जल्द संतान का आशीर्वाद दे। तुम्हारी शादी को 8 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास की ये बात सुनकर मैं झिझक गई और विराट को बहुत गुस्सा आ गया। क्या है माँ, आप वही पुरानी अवसंवेदनशील बातें क्यों करती हैं? हमने भी संतान के बारे में सोचा ही नहीं है। वो बदतमीजी से बोला। असल में विराट अभी खुद संतान नहीं चाहता था, इसीलिए उसे अपनी माँ की बात बहुत बुरी लगी थी। मुझे तो अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाने की बड़ी ख्वाहिश है। तुम लोग सोच लो भला, संतान किसे प्यारी नहीं होती। मैं उनकी बात से सहमत थी। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन विराट इस मामले में बहुत जिद्दी था। वो चाहता था कि पहले उसका जीवन स्थिर हो फिर संतान के बारे में सोचे। माँ आप बस दुआ कीजिए कि भगवान कृपा करें। मैंने बात खत्म करने के लिए कहा। मेरी सास मुझे दुआएं देने लगी। तभी विराट झुंझला कर बोला, आप इतनी दुआएं अपने पास ही रखिए, बेहतर होगा अपने लिए ही दुआ किया करें। चुप हो जाइए, आप क्यों बहस कर रहे हैं? मैंने विराट को रोकने की कोशिश की क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बात और आगे बढ़े। मेरी सास ने कहा, जब तुम्हारी अपनी संतान होगी ना तब समझ में आएगा कि माँ की क्या अहमियत होती है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या सहते हैं। इस पर विराट भड़क गया और अपनी माँ पर चढ़ा दौड़ा। आपने मेरे लिए किया ही क्या है? हमेशा तरसाया ही है मुझे हर चीज के लिए, अब आप मुझे बददुआ दे रही हैं। वो गुस्से से चिल्लाया। मेरी सास घबरा कर खड़ी हो गई। तभी उसने अचानक मुक्का मार दिया। मैं उसे रोक नहीं सकी। मेरी सास का चेहरा अपमान से लाल हो गया। वो अपने आंसू पीकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई और विराट गुस्से में घर से बाहर निकल गया। ये दूसरी बार था जब उसने मेरी आंखों के सामने अपनी माँ पर हाथ उठाया था। मैंने उसे कितनी बार समझाया मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। शायद उसे किसी को मारने की आदत थी, तभी उसका हाथ अपने आप उठ जाता था, मगर उसने कभी अपनी आदत सुधारने की कोशिश नहीं की। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। भला अपनी उनकी गलती ही क्या थी? मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं विराट से शांत होकर बात नहीं करूंगी, बल्कि उसे साफ साफ बता दूंगी कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं इस मामले में चुप रहती तो खुद भी दोषी होती। जब वो घर आया तो उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था। खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, उसने कहा। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने खाना गर्म करके उसके सामने रख दिया। तुम भी आ जाओ, उसने कहा। जब वो खाना खाने लगा और मुझे चुपचाप बैठे देखा तो बोला, तुम क्यों नहीं खा रही? मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं पहले ही अपनी सास को खाना खिला चुकी हूँ। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो हिचकियों के साथ रोते हुए खाना खा रही थी। वो कह रही थी, देखो जब बेटा 2 वक्त की रोटी देता है तो कैसे अपमान करता है। वो रोते हुए शिकायत कर रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनका सामना कर पाती, लेकिन उन्हें खाना खिलाए बिना मैं कैसे सो सकती थी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर अपने पति के व्यवहार की माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, चल पगली, तू क्यों शर्मिंदा होती है? तेरा क्या कसूर है? तू तो बहुत अच्छी है, भगवान तुझे खुश रखे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं तथास्तु कहती हुई बर्तन समेट कर वहाँ से चली आई। तब से मैं अब तक विराट का इंतजार कर रही थी। वो अपनी माँ के कमरे में जाकर माफ़ी मांगने के बजाय खाना मंगवा कर मज़े से खा रहा था। मैंने उनसे कहा, विराट मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। वो चौंक गया। ये क्या कह रही हो? उसने खाना छोड़कर मेरी ओर देखा। मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ
तुम्हारा बुरा व्यवहार अब और सहन नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें आदत हो चुकी है और आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। इसीलिए मैंने यही बेहतर समझा कि मैं ये घर छोड़ दूं। वो हैरान रह गया। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कृपया ये बात यहीं ख़त्म कर दो। तुम क्यों सब कुछ खत्म करने पर तुली हो? उसे अपने व्यवहार पर कोई पछतावा नहीं था। मुझे लगता था जो अपनी माँ पर जुल्म कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो अपनी माँ पर हाथ उठा सकता है तो मुझ पर भी उठा सकता है। अभी तो उसकी माँ उसका गुस्सा सह रही थी, लेकिन अगर वो नहीं रही तो अगला निशाना मैं बन सकती थी। मैंने दिल में ठान लिया था कि इस बार मैंने अपने फैसले पर अडिग रहूंगी। विराट से बात करना व्यर्थ लगा, इसीलिए मैं उठकर अपना सामान समेटने लगी। विराट, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त के बाहर है। मैं अब और नहीं झेल सकती, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई बात हो ही जाती है। मुझे थोड़ा समय दो। अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो क्या मेरा व्यवहार सुधर जाएगा? इससे तो मैं और गहरे तनाव में चला जाऊंगा। कृपया मेरी खातिर नहीं तो अपनी सास की खातिर रुक जाओ। विराट की ये बातें मुझे अजीब लगी, क्योंकि वो मुझे रोकने के लिए अपनी माँ का सहारा ले रहा था। ये सब मेरे लिए असहनीय है विराट। मैं वादा करता हूँ मैं खुद को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा और अपनी माँ से माफ़ी मांग लूँगा। मुझे पता है जो किया वो गलत था, लेकिन मैं बेहोशी में ऐसा कर बैठता हूँ और फिर खुद पर काबू नहीं रहता। विराट की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। शायद मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए। वैसे भी मैं अपने माँ बाप के घर जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने कितनी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी। अब वापस जाकर उन्हें और परेशान करने से अच्छा था कि विराट को एक और मौका दिया जाए। वैसे विराट का व्यवहार मेरे साथ हमेशा ठीक रहा है। उसने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, ना ही कभी हाथ उठाया, क्योंकि वो अपना सारा गुस्सा अपनी माँ पर निकालता था। मुझे समझ नहीं आता वो अपनी माँ के सामने इतना गुस्सा क्यों करता है। मुझे उसके व्यवहार की समझ नहीं आती थी। अगर वो पत्नी का ध्यान और एहसास कर सकता है तो माँ को भी पत्नी से अधिक महत्व देना चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं करता था। शायद इसके पीछे कोई वजह हो। मैंने जानने की कोशिश भी की थी, मगर मुझे कोई ऐसी वजह समझ में नहीं आई थी। मेरी सास एक समझदार महिला थी। उन्होंने यकीनन उनके साथ बचपन में अच्छा व्यवहार किया होगा, उसकी तबीयत और पढ़ाई में उसका साथ दिया होगा। फिर भी विराट का रवैया मेरी समझ से बाहर था। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी माँ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मैंने सोचकर कहा। तो विराट फौरन उठ खड़ा हुआ और अपनी माँ के कमरे में और बढ़ गया, और मैं भी उसके पीछे चल दी ताकि देख सकूं कि वो वास्तव में माफ़ी मांगता है या सिर्फ बहाना कर रहा है। लेकिन वो अपनी माँ के सामने गया और माफ़ी मांगी। मैंने अपने कानों से सुना कि वो क्षमा याचना कर रहा था, और मेरी सास ने भी तुरंत माफ़ कर दिया। ये देखकर मुझे खुशी हुई कि शायद विराट को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि मेरी सास ने उसे कितनी आसानी से माफ़ कर दिया था। शायद उनके दिल में अपनी माँ के लिए प्रेम जाग उठे। और वाकई विराट का रवैया बहुत बदल चुका था। अब वो अपनी माँ पर गुस्सा नहीं करता था। मेरी सास अपने कमरे से बाहर निकल आती और विराट के साथ बैठकर आनंदपूर्वक बातें करती। विराट भी अपनी माँ से हंसी खुशी बात करता और उनका ध्यान रखने लगा। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर मेरे पति के बदलते हुए व्यवहार की वजह मैं थी, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि मेरी वजह से उसका अपनी माँ के साथ व्यवहार बेहतर हो गया था। मैं किसी के लिए सुख का कारण बन रही थी। मैं पहले से ही अधिक सेवा करती और अपनी सास का भी पूरा ध्यान रखती थी। वे मुझे दिल खोलकर दुआएं देती थी। मेरी शादी को 2 वर्ष हो चुके थे। पिछले काफ़ी समय से विराट ने अपनी माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, और अब वो संतान के बारे में भी सोचने लगा था। हम संतान की योजना बना रहे थे, क्योंकि विराट को दफ्तर की ओर से पदोन्नति मिल गई थी, जिसका वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था। अब वो बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए खुशी खुशी तैयार था। मैं अपने घर में प्रसन्न और संतुष्ट थी। एक दिन विराट ने मुझे बाहर ले जाकर भोजन कराने का प्रस्ताव दिया, तो मैं खुशी खुशी तैयार होने लगी। मैंने कहा, विराट, हम माँ जी को भी साथ ले चलते हैं, वे घर पर अकेले क्या करेंगी। मुझे अपनी सास का ध्यान आया तो मैं तुरंत विराट से कहा। वो मान गया। ठीक है, तो माँ से कह दो वो भी तैयार हो जाए। मैं अपने दोस्त की गाड़ी ले आता हूँ, उसने कहा। तो मैं खुशी से अपनी सास के कमरे की ओर बढ़ गई। हम प्रसन्न माहौल में बातें करते हुए भोजन कर रहे थे। मैंने सबसे पहले अपनी सास की प्लेट में खाना परोसा। माँ ने अभी खाना शुरू ही किया था कि अचानक उनकी प्लेट हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। हमारे अलावा भी वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। प्लेट गिरने की आवाज़ से आसपास के लोग हमारी ओर देखने लगे। मेरी सास को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जबकि विराट भी शर्मिंदा लग रहा था। सारा खाना जमीन पर फैल गया था। मैंने तुरंत अपनी सास को ढाढ़स बंधाया और गिरे हुए खाने को उठाने लगी। तभी एक वेटर हमारी ओर दौड़ता हुआ आया और बोला, मैं कर देता हूँ। मैंने अपनी सास से कहा, मैं आपके लिए दूसरी प्लेट ले आती हूँ। उन्होंने कहा, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं। इस पर विराट बोला, इसको खाना खाने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें ही शौक था इन्हें साथ लाने का, अब सबके सामने अपमानित करवा दिया। लोगों का ध्यान फिर हमारी ओर गया।
तो विराट ने गुस्से में आकर अपनी माँ को जोरदार तमाचा मार दिया। वे इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। वहां मौजूद लोग फिर से हमारी ओर देखने लगे। मैं पूरी तरह सन्न रह गई थी। मैंने तुरंत अपनी सास को नीचे से उठाया और वापस कुर्सी पर बिठा दिया। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और उनके शरीर में कांपने लगा था। उसकी हालत देखकर मुझे उन पर बहुत तरस है और विराट पर बेहद गुस्सा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपनी माँ की परवाह नहीं है, लोगों की चिंता है, मैंने गुस्से और धीमे स्वर में कहा। लेकिन विराट की आंखों में केवल जोश और बदतमीजी थी। मेरा दिल ईश्वर के डर से कांप रहा था। मैं जानती थी कि उसकी यह हरकत भगवान की नज़र में एक बड़ा पाप है और इसका हिसाब एक दिन जरूर होगा। हमने जल्दी से खाना खत्म किया और घर लौटाए। मैं अंदर ही अंदर रोती रही। मुझे दुख था कि मैं अपनी सास को अपने पति के अत्याचार से नहीं बचा पाई। विराट का बर्ताव और उसकी बेरुखी ने मुझे बहुत तकलीफ दी। उनकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे, मगर उसका गुस्सा और निर्दयी व्यवहार ये दिखा रहा था कि वो कभी नहीं बदलेगा। वो कभी भी अपनी माँ की इज्जत और सम्मान नहीं करेगा और मैं उसे उसकी गलतियों का एहसास नहीं करा सकी। मेरे दिल में दुख था, लेकिन मुझे पता था कि विराट की सोच कभी नहीं बदलेगी। वो अपनी माँ को जाहिल कहा करता था, जबकि सबसे बड़ा जाहिल वो खुद था। उसे आसपास के लोगों की परवाह अपनी माँ से ज़्यादा थी। मेरी सास घर पर पहुँचते ही अपने बिस्तर में लेट गई। मेरे दिल में एक अजीब सी टूट फूट हो रही थी। मैं कैसे इस इंसान के साथ रह सकती थी जो न सिर्फ अपनी माँ का दुश्मन था, बल्कि मुझे भी एक ऐसी सोच में जकड़ कर रखा था जिसका कोई नैतिक आधार नहीं था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अजीब सी बेचैनी थी। शाम की घटना सारी रात मेरे मन में घूमती रही, जबकि विराट के खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। माँ उठिए, नाश्ता कर लीजिए। मैंने सुबह सवेरे उठकर अपनी सास के लिए नाश्ता बनाया। दरअसल रात को जो शर्मिंदगी हुई थी, मैं उसे दूर करना चाहती थी। माँ उठ जाइए। अपनी सास को बिना हरकत के देखकर मैंने दोबारा आवाज लगाई, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। माँ, क्या हुआ आपको? मैं आगे बढ़कर उन्हें हिलाया, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रही थी। उनका अंत हो चुका था। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को चीखने से रोका और दौड़कर विराट को जगा दिया। मेरी सास अपने बेटे के हाथों मेरी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई। मेरा दिल बेहद परेशान था। मैं तो उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकी थी और उन्हें भी विराट को माफ़ी मांगने का मौका नहीं दिया। न जाने सारी रात उन्होंने क्या सहा होगा। उन्होंने हम में से किसी को नहीं उठाया और ना ही अपनी तकलीफ के बारे में कुछ बताया। वो चुपचाप इस दुनिया से ऐसे रुखसत हो गई जैसे हम दोनों से नाराज होकर चली गई हों। मैं लगातार रो रही थी और विराट को देख रही थी कि क्या उसे अपनी माँ की मौत का कोई दुख है, लेकिन मैं देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर ना तो कोई चिंता थी और ना ही कोई भाव। उसकी आंखों से अपनी माँ के लिए एक भी आंसू नहीं निकला था, जबकि मैं लगातार आंसू बहा रही थी। इतने निर्दयी इंसान के साथ रहना मुझे अब बिल्कुल स्वीकार नहीं था। माँ, मैं आपके साथ चलूंगी। अपनी सास की अंतिम क्रिया और बाकी रस्मों के बाद मैंने अपनी माँ से कहा तो वो हैरानी से मुझे देखने लगी। बेटा, विराट को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसे इस हालत में कैसे छोड़ सकती हो? नहीं माँ, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही काफ़ी है। मैंने माँ से कहा तो वो हैरान रह गई। मैंने आज तक माँ को कोई बात नहीं बताई थी। मेरी गंभीरता को देखकर माँ मुझे अपने साथ ले आई। घर आकर मैंने माँ और पिताजी को विराट के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो अपनी माँ पर हाथ उठाता था और उसकी माँ का निधन भी इसी वजह से हुआ। माँ और पिताजी ये सब सुनकर हैरान थे। उनके लिए ये मानना मुश्किल था कि कोई बेटा अपनी माँ पर हाथ उठा सकता है। वो किस प्रकार की अपमानजनक स्थिति में दुनिया से गई, इस पर मेरी माँ बहुत दुखी थी। लेकिन अब दुख करने से क्या हो सकता था? मेरे दिल का बोझ भी हल्का नहीं हो पा रहा था। काश मैं विराट को समझा पाती, उसे रोक पाती। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, वो मानने को तैयार नहीं था। मैं अब माँ और पिताजी के साथ रहने लगी थी। मैं विराट के सामने ही घर से निकली थी। उसने मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की थी। शायद वो समय ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में भी उसने माँ पिताजी से कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की और ना ही उनके घर लौट कर आया। मुझे विराट से ज़्यादा उसकी माँ का दुख था, इसलिए मैं विराट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। जब भी मैं उसके बारे में सोचती थी तो मेरा दिल एक अजीब बोझ से दबा हुआ महसूस करता था। अपनी हालत से बचने के लिए मैं खुद को कम व्यस्त रखने की कोशिश करती थी। तुम अच्छे से सोच समझ लो सुमित्रा, तुम्हें क्या फैसला करना है? क्या तुम विराट का साथ दोगी या उसे छोड़ दोगी? माँ ने मुझसे पूछा। मेरा दिल नहीं चाहता, वो बहुत निष्ठुर है। जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा? अब जब उसकी माँ नहीं रही तो यकीनन मुझ पर हाथ उठाएगा। मैं विराट की प्रकृति को अच्छी तरह समझ चुकी थी। मैंने इस बारे में माँ पिताजी से साफ बात कर ली थी। उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। वे मुझे मजबूरी में फिर से उसके पास नहीं भेजना चाहते थे। तुम्हारा अपना निर्णय है, सोच समझकर निर्णय लो। हमें तुम्हारे यहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं है। तुम ये मत सोचना कि तुम हमारे लिए बोझ हो। माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसी दिन माँ के साथ
चली आई थी, इसीलिए कोई सामान साथ नहीं ला पाई थी। कुछ दिनों बाद मैं अपना ज़रूरी सामान लेने विराट के घर गई। मुझे नहीं पता था कि वो उस वक्त घर पर मौजूद होगा या नहीं। मेरे पास घर की एक अतिरिक्त चाबी थी जो उस दिन मैंने पर्स में रख ली थी। उसी दरवाज़ा खोलकर मैं भीतर दाखिल हो गई। पिताजी ने मुझे छोटे भाई के साथ भेजा था। मैंने जानबूझकर वो समय चुना था जब विराट दफ्तर में होगा। घर के भीतर अजीब सी बदबू फैली हुई थी। शायद कई दिनों से सफाई नहीं हुई थी। मैं अपने कमरे की ओर बढ़ी। जो दृश्य मेरे सामने आया उसने मेरी सांसें रोक दी। कमरे में सड़न और बदबू फैली हुई थी। जब मैं भीतर गई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी हालत देखकर ऐसा लगा जैसे वो कई दिनों से बेसुध पड़ा हो। शरीर पर कीड़े चल रहे थे और आंखों में मृत्यु का भय साफ झलक रहा था। उसके शरीर में अभी थोड़ी जान बाकी थी और आंखें दरवाजे पर टिकी थी। न जाने कब से वो लकवे का शिकार था। उसका शरीर बेहद दुर्लभ हो चुका था और पहचान में भी नहीं आ रहा था। दर्द और सिरन की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने तुरंत छोटे भाई की आंखों पर हाथ रखा और उसे बाहर ले आई। भीतर का दृश्य उसके लिए असहनीय था। मैं स्तब्ध थी। विराट की दशा देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने रोते हुए कांपते हाथों से पिताजी को फोन मिलाया। वो व्यक्ति जिसने अपनी माँ को थप्पड़ मारा था, जो इंसानियत, सम्मान और मर्यादा को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानता था, आज वही व्यक्ति पीड़ा और अपमान का शिकार था। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर ने उसकी बुराइयों का हिसाब लिया हो। यह सिर्फ उसके शरीर की दुर्दशा नहीं बल्कि उसके मन की गंदगी और आत्मा की पीड़ा का प्रतिबिंब भी थी। मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं थी, मुझे कोई पछतावा नहीं था। मैं जानती थी कि जो व्यक्ति अपने सबसे निकट संबंध यानी अपनी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करे उसका अंत कभी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन एक पत्नी के रूप में उसकी बीमारी में उसका साथ देना मेरा कर्तव्य था। मैंने पिता की मदद से उसकी गंदगी साफ की और उसे अस्पताल पहुँचाया। शायद उसके गुस्से की वजह से उसके स्नायुओं पर आघात हुआ और उसका शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। ये वही बदला था जो उसके अपने बुरे कर्मों की वजह से आया था। हर कर्म का एक परिणाम होता है और वो परिणाम कभी मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता है उसे अंततः स्वयं बुरे अंजाम का सामना करना ही पड़ता है। मानवता, प्रेम और सम्मान मनुष्य की सबसे बड़ी विरासत होती है और जो अपनी माँ तथा अपने संबंधियों का सम्मान नहीं करता वो कभी भी सच्ची खुशी और शांति नहीं प्राप्त कर सकता। मैं अस्पताल में सलाम के साथ रही और उसकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी थी। जो व्यवहार उसने अपनी माँ के साथ किया था वो अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। उसकी सजा अत्यंत शिक्षाप्रद थी। लोग उसकी सजा से सीख ले सकते थे। मैंने बहुत कुछ सीखा था और अब ईश्वर से क्षमा की याचना कर रही थी। मैंने उसके लिए भी भगवान से क्षमा मांगी थी। भगवान ने उसे क्षमा मांगने की शक्ति भी छीन ली थी और उसे इस हद तक लाचार कर दिया था कि वो करुणा भरी निगाहों से मेरी ओर देखता रहता था। लेकिन मैं उसे कष्ट क्यों देती? मैं उसकी देखभाल कर रही थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। निश्चय उसे यह आभास हो गया था कि ये उसकी अपनी माँ के साथ बुरे व्यवहार की सजा थी। अस्पताल में उसकी स्थिति कुछ बेहतर हुई थी लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। न जाने कितने दिनों से वो भूखा था। जब मैंने अपने हाथों से उसे भोजन कराया तो उसने चैन की सांस ली। अस्पताल में उसकी तबीयत थोड़ी संभली परंतु अंततः वो 1 सप्ताह अस्पताल में रहकर संसार से विदा हो गया। मुझे उसकी मृत्यु का दुख था लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट थी कि मैंने अंतिम समय में उसकी सेवा की और उसके साथ समय बिताया। मैं भगवान से उसकी मृत्यु के बाद भी क्षमा मांगती रही और उसके लिए दान पुण्य किया। मैं भगवान से आशा करती हूँ कि वो उसके पापों को क्षमा कर देगा। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक संदेश ये है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति अपने सबसे प्रिय संबंधों जैसे माँ का सम्मान नहीं करता उसे अपने बुरे कर्मों का दंड जीवन में कभी न कभी अवश्य भुगतना ही पड़ता है। लेकिन दूसरों के गलत व्यवहार के बावजूद इंसान को अपने कर्तव्य और मानवता को नहीं भूलना चाहिए। क्षमा, सेवा और करुणा ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।